हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा औसम है और इस मूवी को देखने के बाद आपके मुंह से वाव निकलेगा, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इतनी ज़्यादा कॉमेडी और मज़ा, तब मज़ा ही आ जाएगा। तो मूवी को शुरुआत से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको मूवी के बारे में बता दूँ तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक जया नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसका पति बहुत ही ज़्यादा उससे मारपीट करता है, उसे बहुत परेशान करता है। लेकिन इससे परेशान होकर उसने जो कांड किया उसको देखने के बाद आपको मज़ा ही आ जाएगा। और हाँ, यकीन मानो, इसकी एंडिंग ना आपको सेटिस्फेक्शन जरूर दिलाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा रेटिंग में बहुत ही ज़्यादा हाई है, इनकी 7.7 मिली है इसको। तो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जिसमें एक नन्ही सी लड़की जिसका नाम जया है उसको दिखाया जाता है उसके पिता के साथ, जो कि उसके गोद में खेल रही होती है। पापा प्यार से उसे देखते हुए कहते हैं कि जैसे नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पाला था, वैसे ही मैं भी अपनी बिटिया को पालूंगा। सामने बैठे मामा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर तो इस गांव को एक नई इंदिरा गांधी मिलने वाली है, लेकिन इसके बाल लंबे ही रखना, नहीं तो शादी करने में इसकी बहुत दिक्कत होगी। कुछ साल बाद जया थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। जया अपने भाई वगैरह के साथ पेड़ पर चढ़ जाती थी। तभी उसके मामा जी वहाँ पर आते हैं और उसे तुरंत नीचे उतार देते हैं और कहते हैं कि लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ती हैं बेटा। अब हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जब जया अपने फादर से टेडी बियर का डिमांड करती है, बट उसके फादर उसको वो खिलौना नहीं देते, बल्कि अपने बेटे का यानी कि जया के भाई से उसका खिलौना छीन करके जया को दे देते हैं और कहते हैं, लो तुम्हारा टेडी बियर। यानी कि आज तक जया को एक भी खिलौना उसको खरीद के नहीं दिया गया है। वो अपने भाई के खिलौने के साथ ही खेलती है। असल में वह गुड़िया तो उसे कभी भी नहीं मिल पाया है। बस भाई के खिलौने के लो और उसे खेलते रहो। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब जयंत को उसके फादर यानी कि जया के फादर उसको बहुत तेज डांट रहे होते हैं, क्योंकि उसने किताब फाड़ दी थी। जिसके बाद जयंत कहता है कि मेरी किताब ही थोड़ी फटी है जो आप सिर्फ मुझे ही मार रहे हो, जया की भी तो किताब फटी हुई है, आप उसे क्यों नहीं मारते। तभी पीछे से माँ की आवाज़ आती है और कहती है, तुम दोनों एक जैसे थोड़ी हो। जया देखो 10th में है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास होती है, उतनी अच्छी कि अगर तुम 10 जन्म भी लो तो तुम्हारे लिए कम पड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि जया 10th क्लास में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है और उसे BSc एंथ्रोपोलॉजी लेनी थी। उसके शानदार नंबरों को देख करके उसे अपनी पसंद का कॉलेज भी मिल जाता है और एडमिशन भी हो जाता है। घर वालों में पहले तो बहुत ही ज्यादा खुशी थी कि उनकी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई है। कमरे में खड़ी जया ये बातें सुन रही होती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, एक सच्ची सी खुशी नजर आ रही थी। लेकिन तभी मामा जी आते हैं, यानी कि ये सगुनी मामा है यार, इसको भगाओ यहाँ से। और शकुनी मामा की तरह यानी कि ज्ञान की बौछार करते हुए मामा जी कहते हैं कि घर में पैसे नहीं हैं और पहले बेटी की जिम्मेदारी लेनी है, लड़की को बाहर भेजना मतलब खर्चा बढ़ाना है, सोच समझ कर कदम उठाओ, क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं मिलते। जिसके बाद मम्मी पापा धीरे धीरे उनकी बातों में यानी कि मामा जी की बातों में आ जाते हैं। अब जया कमरे में इनकी बातें सुनकर गुस्सा हो रही थी। वो बाहर आकर बीच में बोल देती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं उसी कॉलेज में जाना चाहती हूँ। पापा कहते हैं, जब बड़ी बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं आना चाहिए, बच्चों को नहीं आना चाहिए। जिसके बाद तो एक ही पल में उसका सपना मानो टूट चूर चूर हो गया है। मामा की दखलंदाजी के बाद एक नया फैसला लिया जाता है कि जया को सिर्फ उसके कॉलेज में भेजा जाएगा जो घर के पास में है, ताकि वह टाइम पर घर आ जाए और पैसे भी कम खर्च हो। जया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो अपने सपने वाले कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, लेकिन बेचारी तो ताना सुनने में ही लग जाती है, क्योंकि सब लोग उसे समझाए जा रहे थे, सुनाई जा रहे थे कि कम से कम पढ़ तो रही हो। यही सोचकर मजबूरी में वह पास वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। जया अब कॉलेज आ जाती है। जया अब कॉलेज आती है। क्लास में जया का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता है, तो एक टीचर उसे डांट लगाते हुए कहता है कि घर वालों ने पढ़ने भेजा है तो पढ़ लिख लो, नहीं तो फिर शादी के बाद चूल्हे चौके में जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। जया को टीचर की बात छू जाती है। वो कहते थे कि महिलाओं को पढ़ लिख कर नौकरी करनी चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए। वो क्लास में लड़कियों को मोटिवेट करते थे, एकदम फेमिनिस्ट टाइप की तरह, यानी कि फेमिनिस्ट के सोच की तरह। धीरे धीरे उनकी बातें जया को बहुत अच्छी लगने लगती है। टीचर की सोच से जया उनकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। टीचर को भी यह बात समझ में आ जाती है कि एक दिन जया को अकेले में पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। जया उनके विचारों से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी कि वह इस रिश्ते को हाँ कर देती है। अब वो दोनों मिलने जुलने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही असला चेहरा सामने आ जाता है। जो टीचर वुमेन अपार्टमेंट की बातें करके लड़कियों को मोटिवेट करता था, उनको अच्छा सोच दिलवाता था, आज वही साइको की तरह जया से पूछताछ करने लगता है और पाबंदी पर पाबंदी लगा रहा था कि जैसे तुम्हारा फोन बिजी क्यों रहता है, बिना पूछे व्हाट्सएप टीपी क्यों बदल देती हो, लड़कों से जितना कम हो उतना कम बात किया करो और ऐसे कपड़े मत पहनो। मतलब जो आदमी क्लास में औरतों की आज़ादी की बात करता था, उसके हक की बात करता था, असल जिंदगी में वो उल्टा बर्ताव करने लगा। और हद तो तब हो जाती है जब एक दिन वो गुस्से में आकर जया को जोरदार थप्पड़ मार देता है। तब उसकी नथ नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसके नाक से खून बहने लगता है। बेचारी जया गलत इंसान से उम्मीद लगा बैठी थी। चोट की वजह से यह बात घर वालों तक पहुंच जाती है और फिर घर में तो मानो जैसे भूचाल ही आ गया। मामा जी कहते हैं
इससे पहले कि यह बात पूरे गांव में फैल जाए। इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दो। घर में किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि टीचर ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। उल्टा सब लोग जया पर ही गुस्सा कर रहे थे कि जैसे सब गलती उसी की हो। अब एक रिश्ता आता है और लड़का का नाम था राजेश। वो मुर्गी पालने वाला बिजनेस करता था और उसके पापा दुबई में रहते थे। घर में सब राजेश और उसके कजन के ही चलती थी। राजेश और जया को 2 मिनट अकेले बात करने का मौका मिल गया, लेकिन बेवकूफ़ राजेश एक दूसरे को जानने के बजाय सीधे मुर्गी पालने की बात करने लगता है, क्योंकि शायद उसे और कुछ आता ही नहीं था और उनका सारा टाइम मुर्गी पालने की बात करने में ही चला गया। और इसी तरीके से रिश्ता उनका पक्का हो गया। जया ने यह रिश्ता मंजूर किया था क्योंकि जया ने एक लड़के के सामने एक डिमांड रखा था कि वो शादी के बाद भी पढ़ेगी, और उसने परमिशन भी दे दिया था कि वो शादी के बाद उसे पढ़ाएगा। अब जल्दी से शादी भी हो जाती है। विदाई के समय जया देखती है कि सब लोग रो रहे हैं, खासकर मामा जी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर आपको इतना दुख था मेरे जाने का, तो मेरी जिंदगी आप लोगों ने इस तरह क्यों बर्बाद कर दी। राजेश के घर पहुंचते ही जया नोटिस करती है कि घर की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, कुर्सियां उखड़ी हुई थी और चीजें टूटी फूटी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऐसा क्यों है। वेल, ये तो मूवी का शुरुआत था, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आगे आगे देखिए कि होता है क्या। अगले दिन वह पहली बार किचन में जाती है चाय बनाने के लिए, यानी कि अपने चौथारी के दिन। देखती है कि सास एक खास रेसिपी बना रही है जो आमतौर पर त्योहारों पर बनाया जाता है। सास कहती है यहाँ पर हर दिन यही बनता है क्योंकि राजेश को यही खाना बहुत अच्छा लगता है। यानी उस घर में सब कुछ राजेश की पसंद के हिसाब से ही चलता था। वेल, अब जब जया कपड़े धोने के लिए जाती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन भी आखिरी सांस ले रही है, यानी कि वो खराब हो चुका है। उसे घर में एक पुरानी सिलाई मशीन दिखती है। वह यूट्यूब से देखकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन सास तुरंत डांट देती है, उसे मत छूना, खराब हो जाएगी वो। एक दिन राजेश उसे साथ लेकर शहर जाता है। अब रास्ते में वो अपने एक क्लाइंट से मिलता है, एक बूढ़ा आदमी जो पहले से ही पोल्ट्री बिजनेस में था, यानी कि मुर्गी पालन में था। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा बिजनेस संभाल लो, मैं तुम्हें अच्छा हिसाब यानी कि बराबरी की साझेदारी करूंगा। इस बेचारे का बिजनेस खराब हो गया था क्योंकि राजेश ने मार्केट के दाम तोड़े थे और सबसे सस्ते में मुर्गी बेच रहा था। पर राजेश का बिजनेस अच्छा चल रहा था। राजेश घमंड में चूर था। वो बिना सोचे उस आदमी को ऐसे टाल देता है जैसे चाय में पड़ी मक्खी हो। जया धीरे धीरे यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने लगी थी। सिलाई मशीन चलाना, नए नए पकवान बनाना, मुश्किल से मुश्किल काम भी वो बड़ी आसानी से सीख लेती थी। वो नई रेसिपी बनाती है और सोचा करती थी कि शायद आज राजेश बहुत खुश होगा, लेकिन राजेश को हर दिन वही एक जैसा खाना चाहिए था। नई डिश को देखते ही वो बहुत गुस्सा होने लगता था। कहता था कि मुझे यही पसंद है और मैं ये तुम्हारी नई रेसिपी खाने वाला नहीं हूँ। मुझे जो खाना पसंद है मैं वही खाऊंगा, मेरे लिए वही बनाओ। शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि जया को पढ़ाएगा। जया जब पढ़ाई की बात करती थी तो राजेश जवाब नहीं देता था, बल्कि उसे टीवी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो जाता था उस टाइम पे, और उसे ढूंढते हुए टीवी का रिमोट ही तोड़ फाड़ देता था। और गुस्सा में तो वो टीवी को भी कुछ भी कर सकता था, मानो जैसे उसे गुस्सा सिर्फ टीवी पे आ रहा हो। लेकिन बात कुछ और था। उसे गुस्सा तो सिर्फ जया की पढ़ाई की बात को सुनकर आता था। सास वही बैठी मुस्कुराती हुई कहती कि मेरे बेटे को सीरियल पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। वैसे वो बहुत भोला भाला है। अब एक दिन जया ने यूट्यूब से सीख करके एक नई डिश और एक बहुत ही प्यार से रेसिपी बनाई। राजेश ने गुस्से में पूरी प्लेट उठाकर फेंक दी। जब सास ने बताया कि जया ने काफी मेहनत की है, तब राजेश माफी मांगने लगा। लेकिन जया ने पहली बार गुस्से में कह दिया कि खाना किसी ने भी लेकिन जया से आज कंट्रोल नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर उसे कह ही दिया कि खाना किसी ने भी बनाया हो, लेकिन खाना को फेंकना नहीं चाहिए। इस बात को सुनने के बाद राजेश ने एक जोरदार थप्पड़ जया को मार दिया और बोला कि मैंने माफी मांग ली तो अपना मुंह बंद रखो और मुझसे बात करना है तो तमीज से बात करना सीख लो। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है तुम्हें क्या। घर में सब थे लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, एकदम सन्नाटा था। शाम को राजेश जया के पास आकर कहता है कि अचानक गुस्से में हाथ उठ गया, मुझे माफ कर दो। उसके लहजे को देखकर लग रहा था जैसे वो माफी मांग ही नहीं रहा हो। उसे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उसने क्या किया था। राजेश जया को रेस्टोरेंट ले जाकर सॉरी बोलता है और वादा करता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगले ही सीन में हम उस जया को देखते हैं कि वो थप्पड़ मारते हुए देखता है और फिर अगले दिन जया से माफी मांगने लगता है। यानी कि यह सिलसिला रोज का ही था, माफी मांगो और उससे माफी मांग लो, फिर मारो और माफी मांग लो। और वो उसे मनाने के लिए मूवी देखने के लिए ले जाता। वहाँ वह फिर से उसे कहता कि दोबारा हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी हम अगले दिन का वही सीन देखते हैं, यानी कि जया पर वो हाथ उठाते हुए देखता है। अगले दिन राजेश कहता है कि यह आखिरी बार था, अब कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगले ही पल घड़ी टूटने पर वह उसे फिर से थप्पड़ मारता है और फिर वही मूवी रेस्टोरेंट का प्लान बनाता है। यह एक रूटीन बन चुका था मानो। जया ने अपनी मम्मी को यह सारी बातें बताई। उन्होंने कहा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है लड़कियों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थप्पड़ ही तो मारा है, वह भी घर में पब्लिक के सामने थोड़ी मारा है। माँ की बातें सुनकर जया थोड़ी और ज्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि माँ ही थी जो उसकी बातें समझ सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह सोचती है कम से कम घर वाले तो उसको समझेंगे, लेकिन उसे कोई नहीं समझता और सब लोग यही जवाब दे रहे थे
कि साड़ी का मतलब ही होता है सहना। हर लड़की को यह सहना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है। राजेश की माँ भी कहती है कि पहले वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, अब सुधर गया है। और राजेश की माँ भी यही कहती थी कि मेरा बेटा पहले इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था। मानती हूँ काम के प्रेशर में वो थोड़ा कहता है, मारता है, उनसे माफ़ी भी तो मांगता है। वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, तुम उसे प्यार से समझाती रहो। इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। जया की ननद कहती है मैं भी अपने ससुराल वालों से परेशान होकर वापस मायके आ गई थी, कोई वापस लेने तक नहीं आया। अगर आप भी चली जाओगी तो लोग आप पर भी इल्जाम लगाएंगे। जया समझ गई थी कि अब उसकी जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है और उसकी यही जिंदगी है, मार खाना, चुप रहना, सहन करना और हामी हाँ मिलाना और ज़्यादा बात नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, सबकी पसंद को रोबोट की तरफ फॉलो करते रहो, हामी हाँ मिलाते रहो। अब उसे अपने ही घर वालों से उम्मीद नहीं रही थी। माँ बाप न भाई बहन, न पति, न ससुराल वाले, कोई भी उसका साथ नहीं देता था। एक दिन जया ईयरफोन लगाकर कुछ देख रही थी, शायद यूट्यूब से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश कर रही थी। तभी राजेश आकर चिल्लाने लगता है कि हर वक्त फोन में ही घुसी रहती हो, कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें। राजेश उससे जबरदस्ती मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जया ने फोन इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वह चाहकर भी उसके हाथ से वो फोन नहीं छीन पा रहा था। राजेश गुस्से में अपना हाथ उठाता है, हमेशा की तरह उसे एक थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन इस बार कहानी बदल जाती है। जया उसका हाथ रोक लेती है और पल भर में ही उसे जोरदार लात मारती है, जिसके बाद राजेश टेबल के अंदर ही घुस जाता है। यानी कि इतनी जोर से लात खाता है कि सीधे टेबल के अंदर घुस जाता है और वहीं पिट जाता है। और कुछ सेकंड के लिए उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जया ने हार नहीं मानी थी। जब पूरा परिवार, माँ बाप सभी ने उसे कहा कि एडजस्ट करो, तब उसने खुद से ही तय कर लिया था कि वह खुद की ही बात मानेगी और वो खुद पर ही उम्मीद रखेगी। उसने चुपचाप से यूट्यूब से कुंग फू कराटे सीखना शुरू कर दिया था। कभी बाथरूम में, कभी छत पर, तो कभी पेड़ पर, तो कभी अपने रूम में जब वो अकेली होती थी। तकिया बांधकर वह घंटों अभ्यास करती। धीरे धीरे उसके हाथ पैर लोहे की तरह मजबूत होने लग जाते हैं और आज पहली बार उसने अपने पति को इतने अच्छे तरीके से धोया था। इसका मतलब उसकी ट्रेनिंग सफल हो चुकी है। राजेश को इतना तेज दर्द हो रहा था कि अपना लुंगी संभालते हुए मेडिकल स्टोर चक्कर पहुंच जाता है, मगर शर्म के मारे सही से बता भी नहीं पाया कि दर्द कहाँ हो रहा है, इसलिए दवा भी वह नहीं मिल पाया। यानी कि उसे दवा नहीं मिल पाता है। या चोट जहाँ लगा है उसी को बोलोगे ना, चोट है कहीं और बताओगे कहीं तो दर्द तो होगा नहीं आराम। बेचारे को खाली हाथ आना पड़ता है। वो मुर्गी पालन वाले अपने मजदूरों के पास गया। वहाँ राजेश का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। उन लोगों को लगा कि आज राजेश ने फिर से भाभी को मारा है, लेकिन कौन मार खाया है उनको तो पता ही नहीं था। वह राजेश अच्छे से जानता था कि इधर घर में किसी को कुछ पता भी नहीं सकता, क्योंकि राजेश यह बात कभी किसी को बताने वाला ही नहीं था कि उसने अपनी बीवी से इतने अच्छे से मार खाया है कि वो पूरे दिन याद है उसे और आगे भी याद रहेगा उसे। उससे अब जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि दीवारों पर जो पैर के निशान बन रहे थे और पेट पर जो तकिया बंधा हुआ था वो यूं ही नहीं था। इसी के डर में राजेश अपने पुराने बक्से से पुरानी मेडल और एक ब्लैक बेल्ट निकालता है। उसे याद आता है कि बचपन में उसने भी कराटे सीखा था। अब राजेश भी यूट्यूब से दोबारा कराटा सीखना शुरू कर देता है, यह सोचकर कि वह जया से बदला लेगा। जया तो बस इतना चाहती थी कि उसका पति उसे मारे नहीं और थोड़ी इज्जत दे। वो पहले की तरह खाना बनाती, घर संभालती, लेकिन राजेश का दिमाग अभी भी बदला लेने में ही लगा हुआ था। काफ़ी ट्रेनिंग के बाद राजेश घर आता है एंड अपने अखरोट की रक्षा करने के लिए एब्डोमिनल गार्ड पहनता है। मौका देखते ही राजेश छिपकर मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है ताकि वह बाद में सबको दिखाकर जया की बेइज्जती कर सके। जया को कमरे के बाहर बुलाता है। राजेश उसे थप्पड़ मारा और जया भी वहीं पर एक भारी थप्पड़ देकर जवाब देती है और फिर शुरू होता है घर के अंदर कुंफू रूपी तांडव, यानी कि कुंफू कराटे की बौछार। राजेश ने बदले के लिए कराटे सीखा था, लेकिन जया ने अपने बचाव के लिए, इसीलिए वह राजेश पर भारी पड़ने लगती थी। जया बार बार उसे गिराती है और लातें बरसाती है। दिल में बसा हुआ सारा दर्द एक एक करके कराटे किक से निकालती है। राजेश की तो लगभग रेंगते हुए हालत खराब हो चुकी थी और वो वही हालत में पहुंचता है। लेकिन तभी राजेश की माँ और बहन घर के बाहर कदम रखते हैं और वह देखती है कि उसका सुपुत्र यानी कि जया की लात खाकर हवा में उड़ता है, टेबल पर गिर जाता है। जब घर की हालत देखती है तो तंग रह जाती है। टेबल टूटा पड़ा था, टीवी फूटा पड़ा था, साथ ही बेटा जमीन पर टपका हुआ था, यानी कि गिर चुका था। दोस्तों कुछ भी कहूँ, जया के हाथ राजेश को जूते पड़ते देख करके मेरा दिल तो बहुत ही ज्यादा सुकून से भर जाता है और मेरे अंदर तो एक अलग ही जोश आता है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही उसे मार रही हूँ। और ये देखने के बाद और फील करने के बाद मेरे मुंह में तो कोई शब्द नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। सच बोल रही हूँ। मैं तो कहती हूँ हर नारी को ऐसा ही होना चाहिए जिसका पति उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से बिहेव कर रहा हो। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो कम से कम अपना 50 से 60, 70, 90% तो कम से कम दे। 100% नहीं दे सकते हो तो। और साथ ही जया के इस कारनामे के लिए एक लाइक कर देना प्लीज़, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मूवी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। खैर अब हमें जया का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आए हुए होते हैं, यानी कि उसके घर वाले आए हुए थे। राजेश की माँ सबके सामने शिकायत करते हुए कहती है कि मैंने बेटे की शादी करवाई थी ताकि मेरा बेटा खुशी खुशी रह सके अपनी पत्नी के साथ, ना कि अपने बेटे को मार खाने के लिए किया था। मेरा बेटा तो बहुत भोला भाला है। जया के पेरेंट्स कहते हैं कि आपका बेटा तो भी
अब जया के पेरेंट्स कह रहे थे कि आपका बेटा भी तो उसे रोज मारता पीटता है। इस पर जया की सास अमृता उसके फादर से बोलते हैं कि आप भी तो अपनी पत्नी को मारते होंगे, अगर आप उसे पलटकर मारते होंगे और वो आपको मारे तो कैसा लगेगा। राजेश की माँ और फिर उसकी फैमिली वही घिसा पिटा दर्द देते हैं और ज्ञान पेलते रहते हैं। मर्दों को तो गुस्सा आता ही है, तो क्या हुआ, उसे रोज मारेगा तो क्या औरतें भी उसे मारेंगी? अगर औरतें मर्द जैसी हो जाएं तो घर को कौन संभालेगा? अब उन्नति जया से कहती है तुम जोश में आ गई हो, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है वरना खामखा बदनामी हो जाएगी। जया तुरंत जवाब देते हुए कहती है जब मुझे रोज थप्पड़ मारा जाता था तब घर की इज्जत नहीं गई थी, बदनामी सिर्फ तब हुई थी, बदनामी सिर्फ अब होगी जब मैं उसे पलट कर मारती हूँ। अब उन्नति हंसते हुए कहती है राजेश ने एक बार गुस्से में मार दिया होगा, उसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी, हर रिश्ते में इतना तो चलता ही है। जया कहती है 6 महीने में उसने मुझे 21 थप्पड़ मारे, तो क्या मैं 10 साल में 420 थप्पड़ खाऊं और 40 साल में 1680 थप्पड़ खाकर मर जाऊं? और क्या मैं सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुई हूँ? मैं यहाँ पर सिर्फ उसकी मार खाने के लिए आई हूँ? क्या पता इसी दिन वो मुझे जान से मारने की कोशिश करे। और आप याद रखो मैं सहन करने वाली नहीं हूँ, अगर इसने दोबारा मुझे मारा तो मैं भी प्रॉमिस कर रही हूँ कि इसे मैं फोड़ फाड़ दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो। मैं सब कुछ सुनने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद घर में तो एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्नति राजेश को एक कोने में ले जाकर कहती है कि अभी तो उससे माफी मांग ले ताकि बात यहीं पर रुक जाए, वरना सब लोग हंसेंगे कि बीवी से मार खाता है डेली। राजेश नहीं मानता तो उन्नति राजेश को एक घिनौना प्लान बताती है। वो कहती है कि अभी उससे माफी मांग लो, फिर उसे प्रेग्नेंट कर देना, जैसे ही वो माँ बनेगी वो सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगी और वही अपनी जिंदगी में उलझ जाएगी। फिर अगर वह जरा ठीक हो गई और इन सभी बातों से हट गई तो फिर दूसरा बच्चा कर लेना, उसका करियर, उसका पढ़ाई, नौकरी सब हवा हो जाएगा, फिर तेरा ही राज चलेगा। राजेश को उसकी बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं और उसी सोच के साथ वो उससे माफी मांगता है, जिसके बाद अब जया भी माफी मांग लेती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कितना गंदा प्लान हो रहा है। इन दोनों दरिंदों ने उसके लिए बहुत ही घिनौना प्लान रखा हुआ है। अब राजेश उन्नति के बताए हुए रास्ते पर चलता है। वो जया को प्यार और इज्जत देना शुरू कर देता है ताकि उससे गिले शिकवे भूल करके इस खूबसूरत रिश्ते को सुकून और अच्छे से बिताए और अच्छे से बढ़ाए। जया तो बस यही चाहती थी कि उसका पति उसे प्यार करे, अच्छे से रखे, रिस्पेक्ट करे उसकी। जया को तो बस यही चाहिए था, और क्या चाहती थी वो? वह भी तो शुरुआत से यही चाहती थी। राजेश काफी दिनों तक कोशिश करता है कि जया को इम्प्रेस करने की। राजेश काफी दिनों कोशिश करता है कि उसे इम्प्रेस कर सके। कभी उसके बनाए पकवान खाता तो उसकी तारीफ कर देता, कभी उसके लिए गाना बनाता, कभी उसके लिए गाना गाता। राजेश की कोशिश देखकर जया को भी अब थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब राजेश की कोशिश को देख करके जया के दिल में भी उसके लिए एक जगह बन गया था। अब वो अपने फोन से कराटे कुंफू वाले ऐप को डिलीट कर देती है। एक दिन रात को दोनों के बीच वही रोमांटिक बॉन्ड बन जाता है जो कि दो प्यार करने वालों के बीच में बनता है। अंत में जया का मन थोड़ा पिघल जाता है और उस रात दोनों के बीच में वही सीन होता है जो फर्स्ट टाइम में होता है। कुछ दिनों के बाद राजेश उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, यही चेकअप करवाने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। रास्ते में राजेश के पास उन्नति का एक वॉइस नोट आता है जिसमें वो कह रही होती है कि भाई अपना प्लान पे काम करना, कि भाई अपना प्लान काम कर गया। जया उस वॉइस नोट को सुन लेती है। अब उसे सब तो हो ही जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। काफी पूछने पर राजेश बता नहीं रहा होता है कि क्या प्लान है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट में जया का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। रात को जया राजेश को बाथरूम के गेट पर रोक लेती है और पूछने लगती है कि क्या मतलब है कि प्लान का। अब रात का समय आता है जब वो बाथरूम के गेट पर उसे रोक लेती है और पूछने लगती है कि क्या मतलब है प्लान का। राजेश अब तंग आकर गुस्से में कहता है। अब राजेश गुस्से में आ चुका था और वो तंग हो जाता है, जिसके बाद वो अपने प्लान के बारे में उसे बता ही देता है कि तुझे प्रेग्नेंट करके तेरा पूरा ध्यान बच्चे और घर पर लगा देंगे ताकि तेरा पढ़ाई और आज़ादी का भूत उतर जाए, कभी तू असली बीवी बन जाएगी, कभी तू असली बीवी बन पाएगी। राजेश उसी ईगो में कहता है तुझे क्या लगा मैं डर गया? अब मैं तुझे बताऊंगा, अब तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुझे उसकी देखभाल करनी ही होगी, ना तू पढ़ पाएगी ना तू नौकरी कर पाएगी, मैं तेरी पूरी जिंदगी खत्म कर चुका हूँ। अब जया उसकी बातें सुनने के बाद काफी टूट सी गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इतनी गंदी सोच भी रख सकता है सिर्फ अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए। राजेश ने जो भी किया वो बहुत गलत किया और वो बहुत ही ज्यादा घिनौना हरकत था। इस घिनौनी हरकत से जया को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। सदमे में वह वहीं बेसुध होकर के फर्श पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जया हॉस्पिटल के बेड पर थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसे मिसकैरेज हो चुका है, यानी कि उसके पेट में वो बच्चा मर चुका है, यानी कि अब उसके पेट से वो बच्चा नहीं रहा, यानी कि मर चुका है वो। जिसके बाद उसका पति और उसकी सासू माँ उसे ही ताने पर ताने सुनाते जा रही थी और कहती थी तुमने बड़ा अपने पति को मारा था ना लात उसके सीने पर, देखो भगवान ने तुम्हारे साथ किया किया, तुम्हें सजा दे दी ना। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि औरत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जया को सुनाने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसके खुद के माँ बाप उसके पीछे पड़ जाते हैं और सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। माँ कहती है हमने हमेशा तेरी हर बात मानी, तुझे पढ़ाया लिखाया, शादी भी तेरी पसंद से करवाया। राजेश में क्या कमी है, इतना ध्यान तो रखता है तेरा, मगर तू बस लड़ाई झगड़ा करती रहती है। राजेश की माँ, सास और खुद उसके सामने उसके माँ बाप सब उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। सबकी नजरों में वही सब चीजों की जिम्मेदार थी। तभी जया कहती है कि मैं अब राजेश के साथ नहीं रहना चाहती। पापा गुस्से में जवाब देते हैं अगर तू वहाँ नहीं रहना चाहती तो मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जया चुपचाप बाहर निकलने लगती है। पीछे से राजेश कहता है कि बराबरी की बात करती हो ना तो हॉस्पिटल का आधा बिल भी तू ही दे देना।
जया गले से सोने की चेन निकालकर राजेश को दे देती है और रोते हुए अस्पताल से निकल जाती है। खैर कुछ समय बाद जया का भाई जयंत उसके पास आता है। वही एक था जो सच में उसके दर्द को समझ रहा था। वो उसे एक पीजी में ले जाता है जहाँ जया रह सके। अब वह नौकरी ढूंढने लगती है। जया के पास ना कोई डिग्री था और ना ही किसी और जॉब का कोई भी एक्सपीरियंस था। इस वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। जया के लिए जीवन अब आसान नहीं रहा। बेचारी खूब रोती है। आखिरकार अपनी हालत से परेशान होकर वो बिल्डिंग की छत पर चली जाती है। बाउंड्री बॉल के ऊपर जाकर के खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन तभी सीन कट हुआ और हमें दिखाया जाता है कि राजेश का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। वही वीडियो जिसमें जया ने उसे पीटा था। असल में जब राजेश ने रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल रखा था, उसी जगह जया ने उसे पटका था। मोबाइल खराब होने पर राजेश उसे दुकान पर ठीक करवाने के लिए गया और दुकानदार ने डाटा निकाल करके वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब हर जगह वही वीडियो फैल चुका है। लोग उस पर मीम्स बना रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गया कि क्या पत्नी का पति पर हाथ उठाना ठीक है। सैकड़ों लोग राजेश पर मीम्स बना रहे होते हैं। राजेश शर्म के मारे घर के बाहर नहीं निकल रहा था। काम पर भी नहीं जाता था। उधर मुर्गी पालन वाले बूढ़े आदमी ने उससे पछाड़ दिया है। अब वह राजेश से भी सस्ते दामों में मुर्गियों को बेच रहा था। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा था और अब राजेश का बिजनेस डाउन हो रहा था। अब वो नटी राजेश को तलाक देने की सलाह देती है। वो कहता है कि तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, देखना कैसे भागती हुई आएगी और गिड़गिड़ाएगी, तभी तेरी इज्जत बचेगी। राजेश को लगता है कि जया को तलाक देने से सब कुछ कंट्रोल आ जाएगा। राजेश अब प्लान बनाता है कि अगले दिन अपने वर्कर्स के साथ मिल करके बूढ़े आदमी को मारकर सबक सिखाएगा ताकि उसका बिजनेस फिर से बंद हो जाए। कुछ दिन बाद तलाक की तारीख आ जाती है। कोर्ट में जज कहती है तुम दोनों पहले आपस में बात करो, इसके बाद ही फैसला करो कि साथ रहना है या अलग रहना है। जया बात करने के लिए मान जाती है। राजेश को लगा कि शायद अभी थोड़ी बहस के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और तलाक नहीं होगा, लेकिन दोस्तों कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आएगा। जया तलाक के पेपर हाथ में लेकर पूछती है आजकल तुम्हारा मुर्गी वाला बिजनेस कैसा चल रहा है और किताबों में और कितने में बेच रहे हो मुर्गियों को। राजेश धीरे से जवाब देता है 125 में। जया पेपर पर साइन करती हुई मुस्कुराकर कहती है लेकिन मैं तो 115 में बेच रही हूँ और पेपर राजेश के हाथ में देकर फुल एटीट्यूड दिखाते हुए उठकर वहां से बाहर चली जाती है। राजेश बस देखता ही रह जाता है या फिर यह क्या हुआ। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बूढ़ा आदमी राजेश के बिजनेस बेचने की बात कर रहा था। तब यह सारी बात जया ने सुन ली थी। अब उस दिन जब वह छत से कूदने वाली थी तब उसे एक आइडिया आता है। जया की पढ़ाई पूरी नहीं थी, न डिग्री थी और न ही कोई जॉब एक्सपीरियंस था। अब जिसका बिजनेस पहले से चल रहा है मैं उसकी पार्टनर बन सकती हूँ और खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। जया वही कहती है। वह बूढ़े आदमी की पार्टनर बन जाती है और फिर बैंक से छोटा लोन लेकर बिजनेस में उन्नति और मेहनत करने लगती है जितना कभी घर में करती थी। पर अब वह मेहनत उसके खुद के भविष्य के लिए कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं राजेश के वर्कर्स बूढ़े आदमी को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सामने जया खड़ी होती है। जया एक एक करके सब पर लात घूसा की बरसात कर देती है और सभी लोगों की बैंड बजाने लगती है, यानी कि सभी लोगों को अच्छे से धुलाई करती है और मार पीट के भगा देती है। कमाल ही कर देती है। पर वह अब इस बार गुस्से में नहीं कर रही थी, बल्कि अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए कर रही थी। और इसी सुपर डुपर एक्टिंग के साथ यानी कि एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, जया की कहानी अब खत्म होती है और उसने इस कहानी के लास्ट में साबित कर दिया कि डरते डरते रहना कोई इज्जत की बात नहीं होती और सहन करके रहना कोई प्यार की बात नहीं होती। इससे कुछ भी नहीं मिलता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी टच किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही मूवीज़ यानी कि रोमांटिक कॉमेडी ऐसे कुछ भी मूवीज़ देखने के लिए या फिर कोई भी ड्रामा करने के लिए देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हो ये भी कमेंट कर देना। सो इसी एंडिंग के साथ अपनी मूवी खत्म करते हैं और साथ में इस वीडियो को भी। और इस कहानी के बीच में या फिर लास्ट में या फिर शुरुआत में जो भी आपको सबसे बेस्ट सीन लगा हो, चाहे वो थप्पड़ मारने वाला हो, शादी वाला हो, एजुकेशन वाला हो या फिर फैमिली वाला हो, कुछ भी ऐसा सीन जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।